हे फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, उसकी सफलताओं के बारे में, उसकी असफलताओं के बारे में। व्हाट वर द लिमिटेशंस, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ, क्या उससे और बेहतर सक्सेसफुल हो सकता था? क्या भारत का जो दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसे हम लोग एवर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्या इसमें बिहार क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? क्या हम लोग इन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन सच में भारत को आत्मनिर्भर बना पाया? क्या बिहार और ईस्टर्न इंडिया में ये क्रांति जिसका हिस्सा शुरुआती दौर पे नहीं बन पाया था, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसमें क्या रोल प्ले किया जा सकता है? एंड फाइनली वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड क्या बिहार इस सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है? चलिए समझते हैं इस पूरे किस्से को, नई कृषि क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को और इनके पहलुओं को एक एक करके। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था और क्या बदला इससे? अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो भारत में 1960 के दौरान आया, जब अनाज के उत्पादन में जो बेसिकली जो अनाज का ग्रोथ था, जिसका यील्ड था, वो तेजी से वृद्धि करने की बात थी कि जल्दी से अनाज का उत्पादन जो है बेसिकली ग्रो किया जाए। इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट है, सेलिएंट फीचर्स क्या थे? ऑब्वियसली पहला सेलिएंट फीचर था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जिसमें सोनालिका सीड या IR8 जैसे बीज जो है यूज किए गए। साथ ही साथ इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया, पेस्टिसाइड का भी यूज किया गया, जो या तो फसल को सुरक्षा दे सकते थे या उसे नरिश कर सकते थे। साथ ही साथ इसमें मैकेनाइजेशन की भी बात की, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इरिगेशन टेक्निक, कई ऐसे टेक्निक का यूज किया गया जो इससे पहले भारत में लार्ज स्केल पे यूज नहीं होता था। साथ ही साथ कई गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फाइन ट्यून किए गई, जैसे कि MSP की हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट किया गया और कई तरह की सब्सिडीज भी दी गई। परिणाम क्या निकला? व्हाट वर द रिजल्ट? भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे राज्यों में कृषि बहुत तेजी से डेवलप हुई। भारत में अनाज अब निर्यात किया जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। शुरुआत में भारत बेसिकली अनाज को जो है सीरियल्स को इंपोर्ट करता था, तो हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या इन सफलताओं का केवल एक ही पहलू है? कोई दूसरा पहलू भी है क्या? हाँ है रीजनल डिस्पैरिटीज। सो रीजनल डिस्पैरिटीज में ऑब्वियसली थीम में हम बिहार को ले सकते हैं, क्योंकि बिहार भारत का सबसे फर्टाइल लैंड है। सो बिहार और ईस्टर्न इंडिया क्यों पीछे रह गए, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सो बिहार ग्रीन रिवॉल्यूशन के बराबर जो विकास है उसमें सहभागी नहीं बन पाया। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, लेकिन कौन बन पाए? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये बेसिकली मुख्य लाभार्थी स्टेट्स बने, लेकिन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य पीछे रह गए। सवाल आता है क्यों? सबसे पहला कारण पानी की कमी, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होना। पंजाब, हरियाणा में इरिगेशन अच्छी है, बिहार मॉनसून डिपेंडेंट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सब मॉनसून डिपेंडेंट है और मॉनसून पे पूरी तरह रिलाय करके हम हाई यील्डिंग वैरायटी, बिकॉज ये जो सीड है ना, ये जो बीज है, इसे पानी एग्जैक्ट टाइम में चाहिए। सो इस कारण से पहला कारण तो ये बना। दूसरा, बिचौलिए एंड पुअर मार्केटिंग सिस्टम। सो मिडलमैन्स जो थे, जो पुअर मार्केटिंग सिस्टम थे, जैसे एक एग्जांपल ले ले तो MSP का जो सरकारी प्रोक्योरमेंट था उसका सही से डेवलप नहीं हो पाना भी रीजन बना। बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उस समय इस तरह से नहीं थी जो इन इलाकों में बेसिकली एग्रीकल्चर को अच्छे से असिस्ट कर पाए। साथ ही साथ एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो अगर छोटा जमीन है, स्मॉल है, फ्रैगमेंटेड है, बिखरा हुआ है, तो उसमें मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता, मशीन्स बहुत महंगे पड़ते हैं। छोटे जमीन के लिए मशीन्स का जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बहुत खराब आएगा। मैकेनाइजेशन नहीं रह पाया, जिससे इफिशिएंसी का अभाव हुआ। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार, उड़ीसा जैसे इलाकों में, ईस्टर्न इंडिया में नहीं थे। सो कोल्ड स्टोरेज की कमी, जिससे फसलें खराब बहुत जल्दी हो जाती थी। और यही वजह है कि बिहार जैसे राज्यों में प्रोडक्टिविटी तो थी लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलते थे, और जब प्रॉफिट नहीं मिला तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन यहां नहीं आया।
लेकिन फिर आया नेक्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसीलिए सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का विचार आया। इनफैक्ट ये केवल ज्यादा अनाज उगाने के लिए, अनाज के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए नहीं था। ये तो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने किया ही था। इस बार फोकस था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इस बार फोकस था एक बैलेंस एग्रीकल्चर की तरफ। इस नए कृषि में मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, मुख्य तत्व कौन कौन से थे? सबसे पहला मुख्य तत्व था सस्टेनेबल फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया। साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन की बात कर ले, वाटर मैनेजमेंट की बात कर ले, इन्हें भी डेवलप करने की बात की गई थी। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी बात की गई, क्योंकि पहली बार जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें मेन फोकस था व्हीट, मेन फोकस था राइस, लेकिन इस बार गेहूं और चावल के अलावा पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी फोकस किया गया। साथ ही साथ स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, ड्रोन का यूज, सैटेलाइट मैपिंग का यूज, ताकि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को डिजिटल बनाया जा सके, यह भी किया गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस बार फोकस बिहार जैसे राज्यों पे किया गया। उन राज्यों पे किया गया जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में कहीं छूट गए थे। उन राज्यों पे किया गया जहां पे पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। बिहार की भूमि इसके लिए सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में बेसिकली काम करती है। तो सवाल आता है, क्या ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बिहार लीड कर सकता है? क्या बिहार इसका सेंटर बन सकता है? बिहार के पास बेसिकली फर्टाइल लैंड है, बिहार के पास कई ऐसे पॉजिटिव्स हैं। इन सारे पॉजिटिव्स पे अब हम लोग एक एक करके फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिहार के पास बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, नेचुरल रिसोर्स है बिहार के पास। बिहार के गैंगेटिक प्लेन भारत ही नहीं दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन है। साथ ही साथ सेकंड, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है हमारे पास। बिहार में सिर्फ अनाज नहीं होता, यहाँ पे लीची, बनाना, मखाना, पल्सेस, मेज जैसे कई तरह के क्रॉप्स भी होते हैं। साथ ही साथ नए बिहार में जो नई सरकार आती है वो नई योजनाएं लेकर के आती है। बिहार की गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर के काफी सीरियस है। कई ऐसे फूड पार्क बने हुए हैं जो बड़े इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल रोड मैप भी लेकर के आया है, और इस एग्रीकल्चरल रोड मैप के तहत डाइवर्सिफिकेशन और इरिगेशन को मेन फोकस किया गया। जैसे अगर हम कुछ बात करें तो एक स्कीम है हर खेत को पानी योजना, जिसमें इरिगेशन को एक्सपेंशन करने की बात की गई है, हर खेत तक इरिगेशन पहुंचाने की बात की गई है। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज को लेकर के एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशंस भी किया गया है कि अगर एक्सपोर्ट प्रमोशंस किया जाएगा तो कोल्ड स्टोरेज के चैनल बहुत अच्छे से बन पाए, ताकि बिहार के फार्मर्स को डायरेक्ट फायदा मिल सके। और अगर ये नए इनिशिएटिव अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाए तो बिहार में बेसिकली ये खुद को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को फायदा दे सकता है। पूरे भारत को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी देने का पोटेंशियल बिहार रखता है। तो क्या बिहार की अगली पहचान कृषि से बनने वाली है? क्या बिहार बेसिकली जो है फार्मिंग में पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है? सवाल यहां पे बेसिकली इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फैलता है। नाउ दोस्तों, बिहार ग्रीन रिवॉल्यूशन में पहले दौर में पीछे रहा था, लेकिन इस बार नए कृषि क्रांति में, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर सही पॉलिसीज लाए जाएं, अगर सही पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाएं, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मार्केटेड लिंकेजेस किए जाएं, तो बिहार में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक बार फिर से आ सकता है। बिहार में एग्रीकल्चर का, पूरे भारत में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का केंद्र बिहार बेसिकली बन सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि बिहार में ये सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड करने की क्षमताएं हैं? और अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं है तो कैसे करके ये क्षमता विकसित किया जा सकता है? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए थैंक यू।